हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, हम लोगों ने ऐसा देखा था कि एक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल रोटेट होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क अगर प्रोड्यूस हो रहा है, डाइपोल रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको रोटेट करने के लिए एक वर्क डन लगा होगा, वर्क करना पड़ा होगा रोटेट कराने के लिए। तो वो वर्क डन कितना होगा, आज हम लोगों को वो निकालना है। और वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोले या वर्क डन निकालने को बोले एक डाइपोल के लिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अपने को क्या करने वाले हैं देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपन बनाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एक डाइपोल को रखना है हम लोगों को। तो ये डाइपोल को रखे अपन, ये होगा माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। F1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन प्लस वाले चार्ज के लिए एक जैसा होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स। और नेगेटिव चार्ज का अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ठीक है, अब जिनको ये नहीं समझ आया कि अगर फोर्स कैसे लगाएंगे, तो इनके लिए एक और तरीका भी होता है। देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से स्टार्ट होता है, ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ और माइनस में जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। तो ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, ये प्लस वाले चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्लस वाला चार्ज अट्रैक्ट हो रहा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स किधर लगने वाला है, इस डायरेक्शन में। अब ये माइनस वाले चार्ज को देखेंगे तो ये प्लस वाला चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर लगने वाला है, इस तरफ लगेगा। तो अपन ऐसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखना, ये डाइपोल को अगर मैं रखा तो मैं मान लेता हूं ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बना रहा है थीटा 1। ठीक, अब ये डाइपोल रोटेट होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होने के कारण बॉडी तो रोटेट नहीं होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि फोर्स तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो रोटेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है समझते हैं हम लोग। देखना, अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी में मैं इधर एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, दोनों का वैल्यू बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग होने का मतलब हुआ ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं इसका लाइन ये है, ये वाले लाइन में फोर्स लगेगा या ऊपर या नीचे। अब इसमें जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर और एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर, तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, अलग है। तो देखना क्या होने वाला है, ये मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा और ये ऊपर की तरफ, बराबर वैल्यू होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो देखना, ये मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो ये ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाऊंगा, ये नीचे तो ये ऊपर लगा, ये नीचे तो ये ऊपर, ये नीचे तो ये ऊपर, तो बॉडी क्या हो रहा है, देखना रोटेट हुआ। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां बस ये था, फोर्स इक्वल अपोजिट जरूर है लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये कपल की तरह काम करेगा। कभी क्लास 11 में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड कपल। और कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी। कपल का एक टेंडेंसी होता है बॉडी को घुमाने का। तो अभी मैं बताया एग्जांपल के थ्रू, तो बॉडी क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। तो बॉडी तो रोटेट हो रहा है इक्वल अपोजिट फोर्स के होने के बाद भी। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग था। अगर मान लेते हैं दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये बॉडी है, एक तरफ इधर मैं फोर्स लगाऊंगा और एक इधर लगाऊंगा, दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट भी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखना, एक ही लाइन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, इधर में फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है। तो देखना क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं 2 न्यूटन इधर लगा रहा हूं तो 2 न्यूटन इधर भी लगाऊंगा। तो देखना, ये 2 न्यूटन लगाने पर बॉडी हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक है। ठीक, तो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होगा तो बॉडी जहां था, इक्वल अपोजिट फोर्स होने पर जहां था वहीं रहेगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो बॉडी क्या होगा, रोटेट होगा। तो पहला डाउट ये क्लियर होना चाहिए कि बॉडी यहां पर रोटेट होना है। तो बॉडी को रोटेट अगर करना है तो बॉडी के लिए अपने को रोटेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कुछ अपन वर्क किए जिसके कारण बॉडी रोटेट होकर के यहां पास आ गया। ये प्लस वाला चार्ज प्लस क्यू यहां आ गया और ये माइनस वाला चार्ज यहां आ गया, बॉडी रोटेट हो गया। कितने एंगल पर आ गया, ये मान लेते हैं ये एंगल है थीटा 2। ठीक है, तो देखना अच्छे से, ये बॉडी यहां था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल के अकॉर्डिंग अपने आप को ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये यहां से यहां आने में कितना एंगल में चेंज हुआ, तो इसको अपन लिख देते हैं, ये वाला एंगल का जो चेंज है, ये जो दिख रहा है, इसको डी थीटा लिख दिए। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, यहां से यहां आ रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंगल के अकॉर्डिंग, रोटेशन।
अगर बॉडी यहां से यहां रोटेट हुआ, यहां से यहां आया तो इतना रोटेट हो गया डी थीटा। डी थीटा इज द स्मॉल एंगल, ठीक है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देंगे तो डी थीटा निकल जाएगा, ठीक। तो अपने को क्या क्या क्लियर होना चाहिए, एक डाइपोल थीटा 1 में था, उसको वर्क किए उसके ऊपर तो बॉडी रोटेट हुआ, रोटेट होकर के उसका एंगल हो गया थीटा 2, तो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है ना, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना है, डी थीटा है, ठीक है यहां तक। तो बॉडी में जो वर्क लगाए थे अपने को वही डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे देखना। तो जो हम लोग यहां पास किए तो कैसे होगा समझते हैं। तो लेट स्मॉल वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल with small angle d theta is given by, अगर यहां पर मैं मान लिया कि यहां से यहां तक बॉडी डिस्प्लेस हुआ, बहुत छोटा सा एंगल डिस्प्लेस हुआ थोड़ा सा, तो अगर बॉडी को थोड़ा सा अपन डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन टू रोटेट अ बॉडी थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, वही लिखे हम। तो बॉडी अगर स्मॉल एंगल से रोटेट हो रहा है तो वर्क कितना होगा, तो देखना ये वर्क कितना होना चाहिए, W इक्वल टू टाउ डी थीटा। अब कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो रहा होगा ये कैसे आ गया यहाँ DW, ये कैसे आ गया, तो समझते हैं। देखना, एक लीनियर वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट है, अगर बॉडी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क भी तो थोड़ा सा करना पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी में वर्क हो रहा है, लेकिन कैसा वर्क हो रहा है, रोटेशनल वर्क डन हो रहा है, लीनियर वर्क डन नहीं हो रहा है। मींस देखना, ये जो डाइपोल था इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, लीनियर लाइन में नहीं है, या फिर इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है। ये डाइपोल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वर्क डन कैसा लगने वाला है यहाँ, रोटेशनल वर्क डन। इंपॉर्टेंट चीज था ये, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो ये नेट फोर्स में यहाँ F को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो वर्क डन तो नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर वर्क डन जो नहीं निकल रहा है वो ये वाला है, ये इस डायरेक्शन में वर्क नहीं हो रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में भी वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला वर्क डन तो है ना, बॉडी रोटेट हुआ तो रोटेशनल वर्क डन हुआ। तो रोटेशनल वर्क डन में क्या करते हैं देखना, रोटेशनल वर्क डन में जो फोर्स होता है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, उसके जगह अपन लोग टॉर्क लिखते हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर रोटेशनल का बात कर रहे हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क लगता है, और अगर रोटेशनल का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी रोटेट होगा तो एंगल चेंज होगा, एंगल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस होगा बॉडी, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वाले को मैं मिटा रहा हूं, तो ये अपना फॉर्मूला हुआ स्मॉल वर्क डन करने के लिए टाउ डी थीटा, ठीक है। यहां तक ये क्लियर होना चाहिए। अब अपने को ये फर्स्ट मान लेते हैं, वी नो दैट, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकाले थे, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसको अपन पुट करने वाले हैं पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर बॉडी रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल वर्क डन है, यहाँ पर लीनियर वर्क डन नहीं है, इसलिए टॉर्क को यूज किए। तो टॉर्क का वैल्यू निकाले थे पीई साइन थीटा, यहाँ पुट करते हैं तो देखना DW इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग को स्मॉल वर्क डन है, हम लोग को तो टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल रोटेशनल वर्क डन निकालना है। तो ये स्मॉल वर्क डन को टोटल वर्क डन बनाने का एक ही तरीका होता है, स्मॉल क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये DW और इधर PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। वर्क डन कहां से इसका लिमिट होगा, 0 से W, ठीक है। तो 0 से W मतलब W ही हुआ वर्क डन। अब यहाँ का लिमिट देखते हैं, यहाँ पर लिमिट कैसे देखते हैं, D के साथ क्या है उसको चेक करते हैं अपन। तो D के साथ यहाँ क्या दिख रहा है, थीटा। तो थीटा कहां से कहां हो रहा है चेंज, पहले थीटा कितना था, थीटा 1, फिर कितना हो गया, थीटा 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। ये लिमिट लिखने का तरीका, D थीटा, D के साथ क्या है, थीटा। तो थीटा को चेक करते हैं, तो लिमिट किसका लगेगा, थीटा का। तो थीटा पहले था थीटा 1, फिर कितना हो गया, थीटा 2, तो ये हुआ। अब DW का इंटीग्रेशन, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेशन आता होगा सब लोगों को, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, अगर फिजिक्स का अपन डेरिवेशन अच्छे से करना है तो। बहुत सारे डेरिवेशन में इंटीग्रेशन यूज होता है, क्लास 11th में भी इंटीग्रेशन बहुत सारे में किए होंगे अपन,
ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, इसका लिमिट लगेगा 0 से डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखना ये डी के साथ थीटा है तो यहाँ थीटा वाला टर्म क्या है, साइन के साथ थीटा है, पीई में तो थीटा नहीं है तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए वो इंटीग्रेशन से कहां निकलेगा, बाहर, क्योंकि डी के साथ थीटा था तो साइन के साथ थीटा है तो ये अंदर रहेगा बाकी बाहर, तो ये पीई बाहर निकला, ये इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ पर अंदर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये भी पता होना ही चाहिए अपने को, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके आगे का, तो देखना पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो गया w माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये अपनी जगह है पीई, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये इंटीग्रेट हो गया और लिमिट कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक है, ठीक है, तो w माइनस 0 ये तो w हो गया, ठीक, और ये अपन देखना ये माइनस के साइन को मैं बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या लिख दिया पीई और ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ कॉस थीटा और लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस पीई, अब देखना लिमिट पुट करते हैं, ये कॉस थीटा पहले थीटा की जगह क्या पुट होगा थीटा 2, इसके जगह ये पुट होगा थीटा 2, तो यहाँ लिख दिया थीटा 2, जैसे ही फर्स्ट लिमिट पुट होता है अपर लिमिट फिर साइन माइनस का लगता है, अब इस थीटा की जगह क्या पुट होने वाला है थीटा 1, तो ये हो गया cos थीटा 1, ठीक है, तो ये जो वर्क डन निकला अपने पास यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको U से डिनोट करते हैं, U, इसी को वर्क को पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं माइनस पी पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, ये आंसर हुआ अपने पास। तो अभी तक मैं जहां तक लिखा हूं पहले तो यहां तक नोट करना क्योंकि इसके आगे भी अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को रोकना और इतना नोट कर लेना, ठीक। तो इसके बाद केस नंबर 1, तो इसमें कुछ दो केसेस अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसमें से ये केस नंबर 1 में क्या है कि अगर डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस कुछ ऐसा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल को मैं स्टार्टिंग में ऐसा रख दूं, ऐसा परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। अब इस पोजीशन से अगर मैं बॉडी को रोटेट करता हूं तो कितना एनर्जी होगा या कितना वर्क डन होगा, तो इसके लिए क्या है देखना, स्टार्टिंग में क्या था, डाइपोल इनिशियली स्टार्टिंग में वो परपेंडिकुलर था, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 90 डिग्री हो गया, ठीक है, उसको घुमाने के बाद वो किसी भी एक एंगल पर आ गया एंड रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, तो एंगल चेंज होकर के कुछ भी हो सकता है 90 के बाद ऐसे रोटेट हो गया 60 डिग्री हो जाए 30 डिग्री हो जाए, तो थीटा 2 कितना हो गया थीटा, तो अपन क्या करने वाले इस इक्वेशन में थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो देखना एनर्जी क्या आता है, ठीक, तो देखना अपने पास ये फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस पीई, अब इंपॉर्टेंट क्या है ये cos थीटा यहाँ 2 होता है, देखना अच्छे से, माइनस cos थीटा 1, तो इनिशियली कहां पर था परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में था, तो थीटा 1 को मैं 90 पुट करूंगा और फाइनली कहां आ गया, किसी भी एंगल में आ सकता है, हो सकता है 60 डिग्री में आ जाए, हो सकता है 30 डिग्री में आ जाए, तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आना चाहिए, तो ये हो गया पीई और ये हो गया cos, तो ये थीटा 2 क्या है थीटा, ये लिखा है थीटा, माइनस cos थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, अब cos 90 का वैल्यू पता होना चाहिए हम लोगों को, तो cos 90 होता है 0, तो यहाँ पर कितना आ गया एनर्जी माइनस पीई, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा cos थीटा, तो ये आंसर आया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो देखना यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट में टूटता है, जैसे अगर मैं a डॉट b करूंगा, a डॉट b, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ab cos थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, अगर मैं p डॉट e करूंगा तो ये क्या होगा, अगर pe है तो pe cos थीटा, तो देखना pe cos थीटा है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं लिखूं यहां पर इन वेक्टर फॉर्म u इक्वल टू p डॉट e, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। अब p डॉट e लिखो या e डॉट p लिखो, डॉट प्रोडक्ट में दोनों बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो अभी तो डॉट प्रोडक्ट है तो p डॉट e या e डॉट p दोनों बराबर होगा, यहाँ पर साइन माइनस का था तो ये माइनस लगा दिया अपन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो
अपने पास फॉर्मूला आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक ही एंगल दिया होगा कि जब डायपोल 30 डिग्री में है तो बताओ वर्क डन कितना या एनर्जी स्टोर कितना। तो अगर एक एंगल दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला को यूज करना आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा एजम्पशन पर बनाया जाता है क्वेश्चन को। ऐसा एजम्पशन ये होता है कि वो डायपोल अगर 30 डिग्री में भी आ रहा है तो वो 90 डिग्री से होकर के 30 डिग्री में आएगा। मींस स्टार्टिंग में वो 90 डिग्री पे रखा होगा, थीटा पर 90 पे होगा, और फिर फाइनली वो 30 डिग्री पे आ गया तो वो थीटा, तो यहाँ पर थीटा। अगर 30 डिग्री में आ गया तो डायरेक्ट पुट करना 30 डिग्री। एग्जांपल बताया, तो जरूरी नहीं कि हर बार 30 डिग्री मिले, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेना क्या था कि अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो इस एजम्पशन पर बना होता है कि वो डायपोल 90 डिग्री से ही रोटेट होकर के अदर एंगल पे जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी नहीं मिलता है कि वो 90 डिग्री से रोटेट हुआ फिर वहां चला गया। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ है तो वो यही वाले फॉर्मूले से बनने वाला है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हुआ केस नंबर 1, तो इसको नोट कर लेना केस नंबर 1 को, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। तो केस नंबर 2 में क्या है कि व्हेन डाइपोल, ये केस नंबर 2, व्हेन डाइपोल initially in the direction of electric field and rotate through an angle theta। अब डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में है तो क्या होने वाला है, देखना। इसमें क्या करने वाले हैं अपन, पहले तो डायग्राम देख लेते हैं क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो ये जो अभी मैं मिटाया ना, ये बहुत ही काम का था। बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री से वो मूव करेगा अगर एक एंगल दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही डाइपोल का ही डायरेक्शन होगा। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये देखना, ये मैं बनाया डाइपोल, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये होगा ना डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन इधर ही होता है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो पी का डायरेक्शन इधर है, ई का भी डायरेक्शन इधर है, तो ये वाला केस बन गया, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या समझ आना चाहिए कि स्टार्टिंग में एंगल कितना था, तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए थीटा 1 0 डिग्री था। फाइनली कहां चला गया, कोई भी एक एंगल में जा सकता है रोटेट होकर के, थीटा। तो वैसे यहां पर भी पुट करने वाले हैं, तो देखना ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहां पर जब अपन पुट करेंगे थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू, तो क्या आता है देखते हैं। ये हो गया कॉस थीटा, थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दिए, माइनस ये हो गया कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा यहाँ 1 की जगह 0 डिग्री। तो कॉस 0 होता है कितना, याद होना चाहिए, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो u इक्वल टू माइनस पीई, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1। तो ये आंसर आ गया अपने पास। इसको इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है कभी कभी बुक में, u इक्वल टू, ये माइनस को हटा दिया जाता है क्योंकि इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो साइन माइनस का बाहर निकलता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस फॉर्म में भी लिखा मिलेगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 2, ठीक। तो ये केस 1 केस 2 अच्छे से पता होना चाहिए, और खासकर केस नंबर 1 अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो इसको भी नोट करना है। इसके बाद कुछ अपन नोट लिखने वाले हैं, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, तो इसको नोट कर लेना, ठीक। तो अब क्या है कि हम लोगों को कुछ नोट देखना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वो हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लग गए, तो हो सकता है कि वो उसमें यूज हो जाए उसका, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, देखना। तो पहले तो टॉपिक ऐसे ही लिख देते हैं अपन, कुछ नोट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं किसके लिए करने वाला हूँ, जब डाइपोल 90 डिग्री से रोटेट होकर के किसी भी एंगल में जाएगा। केस नंबर 1 के लिए आगे सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखना, सबसे पहले अगर ये बात करें 90 डिग्री से रोटेट हुआ, अब कितने एंगल में चला गया, मान के चलना थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या क्या होगा। तो इस वाले केस पे अपन देखने वाले हैं क्या क्या होगा। ये किसके लिए, 90 डिग्री से जब रोटेट हुआ उसके लिए। तो इस केस में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए। पहला तो टॉर्क अपन पढ़ते थे, PE sin थीटा होता है। अगर ये 0 डिग्री पुट करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा अपन पिछले लेक्चर में भी किए थे। यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0, तो ये हो गया 0। तो ये जो टॉर्क था ये कैसा टॉर्क था, मिनिमम टॉर्क था, ठीक है। अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे 90 डिग्री के लिए PE ऐसे करके u अगर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस PE cos थीटा था, ठीक है। तो अपन यहाँ पास 0 डिग्री पुट करते हैं, तो u इक्वल टू माइनस PE cos 0, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये हो गया माइनस PE इंटू 1
तो U इक्वल टू माइनस पी, ये आ गया। ठीक है, अब ये मिनिमम एनर्जी है कि मैक्सिमम एनर्जी है, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? तो जिनको सोचना है वो प्लीज वीडियो को रोक करके सोच सकते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी है कि मिनिमम एनर्जी है। मैं बताता हूँ क्या करना है। देखना, अगर हम लोग 0 डिग्री वाले में है, यहाँ पर 0 डिग्री वाले में है, तो पहले ये डायग्राम बनाते हैं। अपन 0 डिग्री के लिए 90 डिग्री से ही 0 डिग्री पे आया होगा। थीटा 1 90 डिग्री पे था, मैं उसके लिए ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, एजम्पशन जो होता है वो 90 डिग्री से ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब बॉडी है रोटेट होकर के किसी अदर एंगल में चला गया, तो अपन मान लेते हैं कि ये बॉडी जब रोटेट हुआ कितने एंगल में चला गया? 0 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो 0 डिग्री कैसे बनेगा? ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इधर होगा पी का डायरेक्शन। ठीक है, तो पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ 0 डिग्री होने वाला है। अब अगर अच्छे से देखेंगे तो देखना, इसमें जो फोर्स लगेगा इधर लगने वाला है F1 और इसमें जो फोर्स लगने वाला है इधर लगने वाला है F2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा? ये बॉडी तो इस तरफ रोटेट होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद अपने आप इसको रोटेट कर देगा। ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। देखना, खुद रोटेट हो जाएगा। ये रेड कलर वाला प्लस वाला प्लस की जगह, माइनस वाला माइनस की जगह। तो इसमें हम लोग को एनर्जी लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोजीशन में वो खुद रोटेट होने वाला है, ये फोर्स के कारण खुद रोटेट हो जाएगा। तो ये एनर्जी कैसा हुआ? मैक्सिमम की मिनिमम, अपने आप रोटेट हुआ, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं हुआ, इसलिए ये एनर्जी कैसा है? तो आंसर है, ये एनर्जी है मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अगर इससे समझ नहीं आया तो एक और कॉन्सेप्ट है। देखना, कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो देखना 0 डिग्री अपन ये पुट किए, मैक्सिमम वैल्यू 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस के कारण वो वैल्यू मैक्सिमम भी मिनिमम बन गया। कैसे? मान के चलना 50 प्लस 50 एक था, अगर मैं प्लस 50 के सामने माइनस लगा दूं तो माइनस 50 तो बहुत ही छोटा हो गया ना। तो एक बड़े क्वांटिटी के सामने अगर मैं माइनस का साइन लगा देता हूं तो वो क्वांटिटी तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये cos 0 डिग्री 1 था, तो 1 मैक्सिमम था, लेकिन मैक्सिमम के आगे क्या लगा हुआ? ये माइनस, तो ये माइनस इस मैक्सिमम को क्या कर देगा? मिनिमम कर देगा। 50 को माइनस 50 कर दिया, एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अगर अपन देखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। ठीक है, अगर 180 डिग्री का बात करते हैं तो देखना, साइन 180 भी 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो टॉर्क था, यहाँ टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये 0 टॉर्क मतलब ये मिनिमम टॉर्क हो गया। ठीक, अब एनर्जी का बात करते हैं यहाँ पर, तो U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। तो थीटा यहाँ कितना है? 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, ये पता होना चाहिए अपने को। कॉस 180 डिग्री पुट किए तो ये माइनस पीई कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस पीई। अब ये एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहले तो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम लोग, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या समझ आता है अपने को। ठीक है, ये मैं बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं 90 डिग्री से रोटेट होकर के अदर एंगल पर आ रहा है, उसके लिए पढ़ रहे हैं ये सारे नोट में। तो ये पहले कितने पर था? ये 90 डिग्री पे था, तो ये 90 डिग्री बनाया मैंने यहाँ पर 90 डिग्री। अब ये कैसा हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? ये जो डाइपोल इधर से इधर जा रहा था ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल आप कैसा हो गया है? कुछ ऐसा, ये पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पर हो गया प्लस क्यू और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू। ठीक है, पूरा चेंज हो गया 180 डिग्री। अब P का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस तरफ, तो P इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसलिए इसको 180 डिग्री बोलेंगे। अब देखना क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये तो इधर ही लगने वाला है, दोनों फोर्स। ये बॉडी को ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर बॉडी को ऐसे रोटेट होगा अंदर में, तो देखना ये प्लस वाला तो माइनस की जगह जा रहा है ना, लेकिन ये प्लस वाले को यहाँ पास आना था। तो ये जब रोटेट होगा तो अपने को कुछ ज्यादा ही वर्क करना पड़ेगा। देखना, ये रोटेट करेंगे, ये प्लस वाला तो यहाँ आ गया, ये माइनस वाला यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी अपने जगह पे नहीं पहुंचा, मतलब प्लस वाला प्लस की जगह पे नहीं पहुंचा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये वर्क डन कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए ये एनर्जी क्या हो गया? ये एनर्जी हो गया मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखना, ये हो गया -1 वैल्यू है वो कम है, लेकिन माइनस के सामने माइनस था, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया। अगर मैं -50 लिखा हूं और -50 के सामने एक और माइनस लगा दूं, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर के +50 हो जाएगा, बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा। तो एनर्जी क्या होने वाला है? यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, इसमें यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी होगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद एक टेबल बनाते हैं हम लोग, एक रिजल्ट देखते हैं उस टेबल के अंदर। ये सारा कोई टेबल में हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसको नोट कर लेना। एक टेबल बनाते हैं, देखना कैसे बनेगा टेबल।
तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसे चेक करेंगे? तो अपने को देखना जो एनर्जी मैक्सिमम देगा वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे यहाँ पर अपन चेक करते हैं, देखना ये अपने पास एक अर्थ सरफेस है, एक इंसान यहाँ पर है और एक इंसान यहाँ पर है, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। मान के चलना ये 5 मीटर की दूरी पर है और ये इंसान क्या है 50 मीटर की दूरी पर है, इसका हाइट है। तो अगर ये वाला यहाँ पर नीचे की तरफ गिरेगा और ये वाला भी यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा तो चोट किसको ज्यादा लगने वाला है? तो आंसर है जो 50 मीटर में था, तो जो ज्यादा हाई होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, जितने हाइट पर होगा उसका एनर्जी ज्यादा होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है ज्यादा हाइट से तो उसको चोट लगेगा, गिरेगा तो उसको लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्टेबिलिटी तो खराब हो गया ना, वो स्टेबल नहीं रहा। इसलिए ये जो मैक्सिमम का कंडीशन होता है इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे भी अपने को पता होगा थीटा 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अभी जो यहाँ पर लिखा था, मैं ऐसा लिखा हुआ था कि u इक्वल टू माइनस पीई, यहाँ पर जो मिनिमम लिखा था, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर लिख लेना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? ये 5 मीटर से गिरेगा तो इसको चोट उतना नहीं लगने वाला, ये अभी भी स्टेबल ही रहेगा। तो अगर एनर्जी ज्यादा होता है तो वो अनस्टेबल है और अगर एनर्जी कम है तो वो स्टेबल है। तो ये वाला भी पॉइंट वहां पर नोट कर लेना। अब टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखना कैसे बनेगा टेबल, देखते हैं। तो इस टेबल में क्या करने वाला है, इक्विलिब्रियम का बात करने वाला है। देखना ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक तरफ बनाते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक तरफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक तरफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो टेबल बना रहे हैं ये हो सकता है एमसीक्यू आजकल आने लगा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, उसके अंदर ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो देखना क्या है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारे के सारे चीज डाइपोल के लिए हम लोग करने वाले हैं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो अभी तक जितना पढ़े लेक्चर 12 और लेक्चर नंबर 13 सबको एक साथ अपन यहाँ करने वाले हैं। तो देखना स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। अनस्टेबल में कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये पहला हुआ, ये दिख भी रहा है आपस 180 डिग्री में अनस्टेबल है और यहाँ पर जो 0 डिग्री था तो वो स्टेबल हुआ। एनर्जी जिसका ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग को टॉर्क कितना मिल रहा था? 0। यहाँ पर भी टॉर्क कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दोनों की जगह टॉर्क अपन को यहाँ दिख रहा है 0, अभी मिटा दिया, उसमें भी 0 था। तो ये 0 टॉर्क कैसा होता है? मिनिमम होता है। तो ये लिख दिया मिनिमम वैल्यू मिल रहा है और ये भी मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। 90 डिग्री के फॉर्म में जब रोटेट होता है, 90 डिग्री से जब रोटेट होना स्टार्ट होता है तो देखना, तो अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पर कि u का जो वैल्यू था माइनस पीई था, ठीक है। और यहाँ पर जब निकाले थे टॉर्क का वैल्यू तो ये कितना निकला यहाँ? पीई, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम अपने को पता होना चाहिए। ये होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब 0 डिग्री में क्या होगा? 0 डिग्री में एक और चीज है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा P इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। P और E का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन 180 डिग्री में क्या होगा? P इज अपोजिट टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, दिख भी रहा है। 180 डिग्री का ये P इस तरफ है और E इस तरफ है, और ये वाले में दोनों में सेम होता है। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स के लिए, इससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।